हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मास्टर जी में स्वागत है। और बच्चों, यह अंतिम प्रहार सीरीज की 7वीं वीडियो है और इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ का नियम क्या होता है और किरचॉफ के नियम पर ही आधारित व्हीटस्टोन सेतु होता है, उसके संतुलन की क्या कंडीशन होती है, वह कंडीशन भी बच्चों इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले समझते हैं कि किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो नॉर्मली बच्चों किरचॉफ ने 2 नियम दिया है, जिसको हम लोग किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों बात करते हैं सबसे पहले कि किरचॉफ के नियम की आवश्यकता क्या है। नॉर्मली बच्चों मान लीजिए यदि आपके पास कोई नॉर्मल सर्किट है, जैसे कि यदि मेरे पास किसी सर्किट में मान लीजिए हमने एक सेल लगा दिया और सेल का जो ईएमएफ बच्चों मान लीजिए 6 वोल्ट का ईएमएफ हमने लगाया है और इससे जो करंट बह रहा है मान लीजिए 2 एम्पीयर का करंट बह रहा है और इसमें हमने एक प्रतिरोध जोड़ा हुआ है बच्चों कैपिटल R। ठीक है, और यदि हम पूछें कि इस कैपिटल R के सिरों पे इस सेल का कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यानी बैटरी कितनी इस प्रतिरोध पे खर्च हो रही है, तो इस नॉर्मल सर्किट के लिए आप ओम के नियम से इसके सिरे पे खर्च हुए विभवांतर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है। और चलिए मैं मान लेता हूँ R की जो वैल्यू है वह 2 ओम है। ठीक है, R जो है एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए 2 ओम दिया हो, तो इसके सिरे पे कितना पोटेंशियल खर्च हो रहा है बच्चों, उस विभव की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। I की वैल्यू हमारा 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस हमारा 2 है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे यह सर्किट नॉर्मल था, तो इसमें हमने ओम का नियम अप्लाई किया और इजीली कैलकुलेट कर लिया कि उस प्रतिरोध के सिरों पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है। लेकिन बच्चों मान लीजिए कि जब सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जिसमें कई सारी ब्रांच हो, धाराएं अलग अलग ब्रांच में I1 I2 I3 बह रही हो, कई सारी सेल लगी हों, कई सारी प्रतिरोध लगी हों, और उस केस में धारा विभवांतर उन सब का मान ज्ञात करना हो, तो आप नॉर्मल ओम के नियम से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बच्चों जो किरचॉफ का नियम है नॉर्मली कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए यह नियम है। ठीक है, जहाँ पे ओम का नियम फेल हो जाता है तो वहाँ पे हम लोग किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं और वहाँ हम लोग धारा विभवांतर प्रतिरोध है सभी मान कैलकुलेट कर सकते हैं इस नियम से। तो सबसे पहले बच्चों समझते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझा जाए 1 नंबर में प्रथम नियम। प्रथम नियम बच्चों, प्रथम नियम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है लूप नियम बोल सकते हैं आप, लूप नियम। लूप नियम। ठीक है, तो समझा जाए कि प्रथम नियम या लूप नियम कहते किसको है। तो बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम यह बताता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यानी जितनी भी धारा बच्चों उसके अंदर बह रहा है उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। एक बार और समझेंगे, हमने यह बताया कि किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का जो योग होता है बच्चों, यानी बीजगणितीय जो योग होता है वह 0 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यह एक विद्युत परिपथ का संधि है, यानी एक जंक्शन है जहाँ पे कई सारी धाराएं बच्चों जाके मिल रही हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार, और इधर से धारा जो I1 बह रहा है, इधर से I2 बह रहा है और इधर से I3 और इधर जो बच्चों बह रहा है I4 बह रहा है
और इधर आपका बह रहा है I5 और इधर मान लीजिए बह रहा है I6। तो ये जितनी भी धाराएं इस जंक्शन पे बच्चों मिल रही हैं उन सभी धाराओं का जो योग होगा वह 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप किस धारा को पॉजिटिव मानेंगे और किस धारा को निगेटिव मानेंगे। तो देखिए बच्चों, जंक्शन के तरफ जाने वाली धारा को पॉजिटिव माना जाता है और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को निगेटिव माना जाता है। जैसे कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं जंक्शन की तरफ जाने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 है, I2 है और I3 है। और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा I4, I5, I6। तो जो जंक्शन के तरफ जा रही हैं इसको हम पॉजिटिव मानते हैं और जो जंक्शन से बच्चों दूर जा रही हैं उसको नेगेटिव मानते हैं। यानी इस प्रकार इन सभी धाराओं को जो बीजगणितीय योग होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 जंक्शन की तरफ जाने वाली धारा, और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा को नेगेटिव लिखेंगे, यानी I4 माइनस I5 माइनस I6। और इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। और मैं इस व्यंजक को ऐसे भी लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल, ये सभी माइनस वाले उधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, यानी I4 प्लस I5 प्लस I6। यानी बच्चों हम इस इक्वेशन के आधार पर किरचॉफ के नियम को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि संधि के तरफ जाने वाली सभी धाराओं का योग असंधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, यानी हमने समझ लिया कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। ठीक है, और एक बात, जो किरचॉफ का नियम है बच्चों, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कितना आवेश जा रहा है जंक्शन पे और जंक्शन से कितना दूर जा रहा है, और दोनों वैल्यू क्या है बच्चों, सेम है। अरे भाई, धारा का मतलब क्या होता है, आवेश ही तो। सर्किट में जब आवेश दौड़ेगा तो धारा बनेगी। ठीक है, तो यह जो किरचॉफ का नियम है बच्चों, यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, और दूसरी बात करें तो जो किरचॉफ का नियम है बच्चों, इसको हम लोग KCL, किरचॉफ करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये ओवरऑल रही बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम की। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या होता है। ठीक है बच्चों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और मैं अब दूसरा नियम बताऊंगा जो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम, दूसरा नियम बच्चों से दूसरा नियम, या इसको हम लोग बोलते हैं संधि का नियम। ओ सॉरी, लग रहा है पीछे मैंने मिस्टेकिंग किया है, एक मिनट। ओहो बच्चों, ये जो प्रथम नियम है, इस प्रथम नियम को मैंने जो लूप नियम लिखा है यहाँ पे एक शब्द मिस्टेकिंग हुआ है, अब लूप को संधि बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो एक बहुत बड़ी मिस्टेकिंग हो गई। यह जंक्शन का नियम है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या रहेगा, संधि रहेगा, संधि नियम। ठीक है, यानी प्रथम जो नियम होता है बच्चों वो संधि का नियम होता है। हमने मिस्टेकिंग से लूप लिख दिया था। ठीक है, हाँ अब देखते हैं हम लोग आगे। हाँ बच्चों, दूसरा नियम समझते हैं। यानी दूसरा नियम, चाहे इसी को हम लोग बोलते हैं लूप नियम, जो मैंने पीछे लिख दिया था वो मिस्टेकिंग से, इसको बोला जाता है लूप नियम। ठीक है, यानी लूप से बच्चों यहां मतलब है कि जो सर्किट होगी वह क्या होगी, क्लोज होगी। ठीक है, और किरचॉफ का दूसरा नियम बच्चों यह बताता है कि किसी भी लूप के भीतर
उसके भीतर लगे सभी अवयवों के सिरों के विभवांतरों का बीज गणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। यानी जितने भी विभवांतर हैं उन सबको जोड़ दें तो रिजल्ट किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लोज सर्किट है, यहाँ हमने एक सेल लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए कि हमने सेल यहाँ भी लगा दिया है और एक अवयव यहाँ लगा दिया है, तो ये बच्चों एक क्लोज सर्किट बन गई A B C D, ठीक है। तो इस क्लोज सर्किट के भीतर जैसे मैंने ये सेल मान लीजिए E1 लगाया है, ये क्या है आपका E2 है, ये मान लीजिए रेजिस्टेंस R1 है, ये क्या है R2, ये धारा आपका I1 बहा रहा है और ये धारा मान लीजिए क्या बहा रहा है, I2 बहा रहा है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये जो क्लोज सर्किट बनाया गया है, इस क्लोज सर्किट के भीतर बच्चों जितने भी अवयव लगाए गए हैं, इन सभी अवयवों के सिरों के विभवांतरों का जो बीज गणितीय योग होता है वह 0 के बराबर यानी शून्य के बराबर होता है, और यही किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है। अब हम बच्चों समझते हैं कि आप विभवांतर को कब पॉजिटिव मानेंगे और कब निगेटिव मानेंगे, ठीक है, तो उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई सर्किट है और यह जो भाग है किसी क्लोज सर्किट का भाग है बच्चों, यह टर्मिनल A है और ये क्या टर्मिनल B है, और ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 R है और जो करंट बह रही है वह I बह रही है। और चूंकि यह किसी क्लोज सर्किट का भाग है और मैं सर्किट के भीतर धारा के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, यानी मेरे जाने का जो पथ है यह है, और रास्ते में एक प्रतिरोध पड़ जाए तो इसके सिरे पे जो पोटेंशियल बनेगा ओम के नियम से V बराबर I इंटू R, विभवांतर क्या बनेगा V बराबर I इंटू R, तो इसके सिरे पे जो पोटेंशियल बनेगा बच्चों वह पोटेंशियल हम लोग निगेटिव लिखते हैं, यानी I इंटू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि आप सर्किट में धारा ऐसे बह रही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी आपके जाने का जो पथ है यह है, यानी धारा के अपोजिट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और रास्ते में एक प्रतिरोध मिल जा रहा है, तो उसके सिरे पे जो विभवांतर बनेगा वह क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, V बराबर I इंटू R। इसी प्रकार बच्चों यदि सर्किट के भीतर मान लीजिए सेल मिल जाए, जैसे मैं बात करता हूं ये पॉइंट A है और मेरे पास यह एक सेल है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है B है, और जाने का पथ हमारा क्या है ये, इससे यह किसी क्लोज सर्किट का भाग है, ठीक है, और हम सर्किट में A से B के तरफ जा रहे हैं और रास्ते में एक हमको सेल मिल जा रहा है, और यदि हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएं तो इसका जो पोटेंशियल आप लिखेंगे बच्चों वह लिखेंगे निगेटिव, यानी सेल का जो EMF होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा, जब हम प्लस टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, और जाने का आपका पथ क्या है बच्चों ये है। और यदि आप इस सेल में B से A यानी सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो तब इस सेल का जो आप पोटेंशियल लिखेंगे वह पॉजिटिव लिखेंगे, यानी EMF क्या हो जाएगा, V बराबर प्लस E हो जाएगा। यह 4 पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यह 4 पॉइंट पता रहेगा तभी आप किरचॉफ का जो दूसरा नियम है बेहतर तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार और समझेंगे हम लोग किरचॉफ का दूसरा नियम क्या हमने बताया है। हमने यह बताया कि किसी भी बंद परिपथ में, परिपथ क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है, तो किसी भी बंद परिपथ में लगे सभी अवयव, वह अवयव आपका सेल हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, प्रतिरोध भी हो सकता है, मतलब जितने भी अवयव लगे हैं उन सभी अवयवों के
सिरों के जो विभवांतरों का बीज गणितीय योग होगा वह बच्चों 0 के बराबर होगा। यही किरचॉफ का दूसरा नियम बताता है। ठीक है, और किन केस में पोटेंशियल को पॉजिटिव लिखते हैं, कब नेगेटिव लिखते हैं, ये सभी पॉइंट हमने आपको हम डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों कि जो किरचॉफ का दूसरा नियम है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो बच्चों यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? यह जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि पहला हमने देखा कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो दूसरा नियम है बच्चों वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे वर्क करता है, और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल रही हमारे किरचॉफ के दूसरे नियम की। अब थोड़ा हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे किरचॉफ का नियम किसी क्लोज सर्किट पे, वह चीज़ एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं और यह चीज़ अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लोज सर्किट है जिसमें एक सेल है और एक प्रतिरोध भी हमने यहाँ लगाया हुआ है, और एक दूसरा सेल मेरे पास यहाँ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेल मान लीजिए E1 है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, और ये सेल हमारा E2 है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या है R2 है, और ये रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है R3 है। इन पॉइंट को हम दिखा देते हैं क्लोज सर्किट को A, B, C, D, और ये आपका चलिए सभी स्मॉल है तो स्मॉल ही दिखाइए। C हो गया, ठीक है, C हो गया, ये D हो गया, यानी D, E और EF। ठीक है, और इस सेल से जो करंट बह रहा है बच्चों, मान लीजिए I1 बह रहा है, ये करंट I1 ऐसे बह रहा है, इससे जो सेल बह रहा है I2 मान लेते हैं, ये हमारा I2 बह रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ एक संधि, एक जंक्शन है जहाँ पे 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? संधि यानी जंक्शन बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक जंक्शन F है और एक जंक्शन जो है बच्चों क्या है? C है, 2 जंक्शन है। ठीक है, यह धारा इस पॉइंट पर आकर मिलकर इस ब्रांच में जाएंगी। इस धारा को मैं बोल देता हूँ I3, यानी इधर जो जाएगी I3, पुनः ये धारा 2 भागों में बट जाएगी। इधर जो जाएगा आपका I1 जाएगा और इधर जाएगा आपका I2। ठीक है, ये आपका I1 होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा? ये I2 हो जाएगा। यानी बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 क्लोज सर्किट दिखाई दे रहे हैं, यानी 2 क्लोज लूप दिखाई दे रहे हैं। इस लूप को मैं बोल देता हूँ 1 नंबर, इसको बोल देता हूँ 2 नंबर। और यहाँ पे हम दोनों लूप में क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट से चलना है उस पॉइंट तक आपको आना होता है। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज चलूँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलूँ मैं, यानी मैं इस प्रकार भी चल सकता हूँ और चाहे तो मैं इस सर्किट में भी इस प्रकार चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जंक्शन पे धारा की थोड़ा बात कर लेते हैं बच्चों। जंक्शन पे जो धाराएं हैं, आप देख रहे हैं कि जंक्शन की तरफ जाने वाली जो धारा है क्या है? I1 है प्लस I2, और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा क्या है बच्चों? I3 है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे यदि जंक्शन का नियम अप्लाई करें, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, तो आप देख रहे हैं जंक्शन के तरफ जाने वाली धारा क्या है? I3 है, और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा क्या है बच्चों? I1 और प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई कर दिया है। कैसे अप्लाई करते हैं ये आप चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम बच्चों बात करते हैं लूप नंबर 1 की। लूप 1 में क्लॉकवाइज है ना? क्लॉकवाइज
चलने पर, यानी घड़ी के डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जहां से चलेंगे उस पॉइंट तक पहुंचना होगा, यानी लूप आप देख रहे हैं ABCFA। तो देखिए हम यहां से चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं, और सर्किट में धारा बच्चों देखो ऐसे पड़ रहा है। सबसे पहले रास्ते में हमको एक सेल मिलता है, और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाया जा रहा है। इस वजह से सेल का जो EMF होगा बच्चों वो क्या होगा, निगेटिव होगा, E1 बोल देते हैं। अब देखिए इस प्रकार चला जा रहा है, सेल में धारा सर्किट में धारा बच्चों बह रहा है इस प्रकार, यानी आपके जाने का जो पथ है वह धारा के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसके सिरे पे जो पोटेंशियल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, अभी पीछे बताएंगे। यानी क्या हो जाएगा, प्लस का I1 इंटू R1 हो जाएगा। यानी इस प्रकार होते हुए बच्चे ऐसे आ रहे हैं, पुनः रास्ते में एक हमको प्रतिरोध मिल गया, धारा बह रहा है ऐसे और जा रहे हैं ऐसे, पुनः क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, यानी ये हमारा होगा I3 इंटू R3। ऐसे होते हुए पुनः हम कहाँ आ गए, अपने जिस पोजीशन चले से उसी पोजीशन पे पहुंच गए। और इन सभी का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी मैं E1 को उधर भेज दूं तो I1 R1 प्लस I3 R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये E1। मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। इसी प्रकार यदि हम लूप सेकंड की बात करते हैं बच्चों, लूप सेकंड की बात करते हैं, लूप सेकंड में कैसा चला जाएगा, क्लॉकवाइज इसमें भी चल रहे हैं ना, लूप सेकंड में क्लॉकवाइज चलने पे, क्लॉकवाइज चलने पर, ठीक है, सेम वही प्रोसेस। मैं यहां से चल रहा हूं ऐसे, ऐसे जाऊंगा ACDE और EF। तो देखिए धारा के डायरेक्शन में चला जा रहा है, देखिए धारा इधर बह रही उधर ही हम चल रहे हैं, और रास्ते में एक रेजिस्टेंस मिल गया है, तो इसके सिरे पे जो पोटेंशियल बनेगा बच्चों वह निगेटिव बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का I3 और R3 हो जाएगा। ऐसे गए पुनः यहाँ पे आ गए, और धारा के डायरेक्शन में ही हमको प्रतिरोध मिला हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी I2 और R2 हो जाएगा। अब पुनः रास्ते में एक हमको सेल मिल गया, और सेल के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाया जा रहा है, इस वजह से इसका जो EMF लिखा जाएगा बच्चों वह पॉजिटिव लिखा जाएगा, यानी E2 इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसे होते हुए पुनः हम यहाँ पे आ जाएंगे। और इस इक्वेशन को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, निगेटिव वाले टर्म को उधर भेजें तो ये हो जाएगा E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस I3 और R3, ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। यानी इस प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और यदि आवश्यक होगा तो इक्वेशन नंबर, ये जो हमने संधि वाला जो नियम बताया है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम I1 का मान, I2 का मान, I3 का मान, सेलों के मान, ये सभी रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस प्रकार आप दो बीजगणितीय व्यंजक सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार इन तीनों व्यंजक को सॉल्व करके बच्चों I1, I2, I3 का मान फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। फिलहाल इसको आप नोट कर सकते हैं। ये हमने किरचॉफ के प्रथम नियम को, दूसरे नियम को कैसे अप्लाई करते हैं वह चीज़ हमने देखा है। अब इसी पे आधारित बच्चों है व्हीटस्टोन ब्रिज, जो हम इसी वीडियो में वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगले स्लाइड में हम वो देखते हैं, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है बच्चों। समझते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। तो बच्चों नॉर्मली इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, और उन चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बना लिया जाता है, और उस चतुर्भुज के किसी एक डायगोनल में, यानी किसी एक डायगोनल पे धारामापी बांध दिया जाएगा, ठीक है। धारामापी बांधने के बाद जब बच्चों सेल से धारा बहाई जाएगी और धारामापी में विक्षेप 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में बच्चों हम यह कहते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है वह संतुलन की अवस्था में हो गया। जब संतुलन की अवस्था में हो जाएगा
तो हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना रहता है P/Q इक्वल टू R/S। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास 4 प्रतिरोध क्या है, P है, Q है, R है और S। यह चीज़ बच्चों हम फिगर के माध्यम से बेहतर समझेंगे। तो मान लीजिए कि मेरे पास 4 प्रतिरोध P, Q, R, S है, जैसा कि फिगर आप देखेंगे बोर्ड पर। ठीक है बच्चों, 4 भुजा हमने बना दिया। 4 प्रतिरोध हमारे P है, Q है और R है और ये क्या है, ES है। ठीक है बच्चों, और इसका कनेक्शन हम लोग करते हैं एक सेल से। ये हमने सेल लगा दिया और एक हमने यहाँ कुंजी लगाया हुआ है, क्योंकि कुंजी को ही दाबा जाएगा तो इस सर्किट में करंट बहेगा। तो सेल का EMF हम मान लेते E है और इसके एक डायगोनल पे एक हम गैल्वेनोमीटर बांध देते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें भी एक कुंजी लगा दी जा रही है। ठीक है, और इन जंक्शन का, इन पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको क्लोज करते हैं। तो जैसे ही कुंजी को क्लोज किया जाएगा, सर्किट में बच्चों धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह धारा बच्चों इस पॉइंट पर आकर जाने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं, एक इधर और एक इधर। तो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जो करंट बह रहा है बच्चों, वह हमारा I1 बह रहा है। तो बचा हुआ धारा बच्चों कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अब मैं इसको बोल देता हूँ I2। अब ये दोनों धाराएं इस पॉइंट पे पहुंच रही हैं, B पे और D पर। ठीक है, और मैं जो डायगोनल में गैल्वेनोमीटर बांधा हूं, इसके भी स्विच को यानी कुंजी को हम क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। और दबाने पे गैल्वेनोमीटर में यदि विक्षेप 0 प्राप्त हो बच्चों, तो उस सिचुएशन में यह कहा जाता है कि यह जो ब्रिज है संतुलन की अवस्था में हो गई है। ठीक है, तो देखिए, जब धारा मापी में विक्षेप 0 हो जाता है तो सेतु संतुलन की अवस्था में हो जाती है। अतः अब अप्लाई करेंगे किरचॉफ का नियम बच्चों। यह बात हम समझ ले कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज कब संतुलित अवस्था में होगी, यह चीज़ हमको समझनी। एक्चुअली बच्चों संतुलित अवस्था में होती कब है, जब ये करंट बहते हुए सिरे पे पहुंचता है और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है। और जब विभवांतर यानी यहाँ का विभव सेम हो जाएगा, तो इस ब्रांच में करंट बहेगा, नहीं बहेगा, क्योंकि धारा बहने के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। जब बच्चों यह ब्रिज संतुलित अवस्था में हो जाएगी, इस ब्रांच में करंट ही नहीं बहेगा, तो यही करंट ऐसे जाएगा, इधर I1 निकल जाएगा और यही करंट I1 इधर चला जाएगा। और ये करंट बच्चों यहाँ पे आके I2 ऐसे और ऐसे होकर ये ऐसे होते हुए पुनः ये हमारा I करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाएगा। और यहाँ पे हमको 2 लूप दिखाई दे रहा बच्चों, लूप नंबर 1 और इसको बोल दीजिए लूप नंबर 2। इन दोनों लूप में आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, आपकी चाहे जैसी इच्छा। ठीक है, तो मैं अब अप्लाई करता हूं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम से पहले अप्लाई करते हैं लूप नंबर 1 पर।
लूप 1 में, ठीक है। लूप 1 में मैं इस प्रकार चल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से चला जा रहा है, तो देखिए जिधर चला जा रहा है उधर ही हमको क्या मिल गया, धारा के डायरेक्शन में ही एक रेजिस्टेंस मिल गया, यानी प्रतिरोध मिल गया। तो इसके सिरे पे जो पोटेंशियल बनेगा बच्चों माइनस का I1 और ये हो जाएगा P, और ऐसे गए ऐसे होते हुए पुनः ऐसे आ रहे। देखिए करंट ऐसे बह रहा जा रहा है ऐसे, तो इसका जो पोटेंशियल बनेगा वह पॉजिटिव बनेगा, यानी प्लस का क्या हो जाएगा ये I2 और R हो जाएगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इसका जो सम होता है 0 के बराबर होता है। इसको मैं उधर भेजूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा I1P इक्वल टू I2 इंटू R हो जाएगा। इसको अब मानेंगे इक्वेशन नंबर बच्चों क्या है 1 मानेंगे। अब इसी प्रकार लूप नंबर 2 में भी यह नियम अप्लाई करते हैं हम लोग हैं, यानी लूप 2 में, ठीक है। लूप 2 में हम लोग, इसमें भी थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं इसमें क्या करता हूँ क्लॉकवाइज ही इसमें भी चलता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसे चला जाए, धारा के डायरेक्शन में एक प्रतिरोध मिल गया तो पोटेंशियल जो बनेगा किरचॉफ के दूसरे नियम से नेगेटिव बनेगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस का I1 इंटू Q हो जाएगा और प्लस ऐसे आ रहे हैं, ऐसे धारा के विपरीत दिशा में चला है, धारा ऐसे बह रही है और हम जा रहे हैं ऐसे, इसलिए इसके सिरे पे जो पोटेंशियल बन रहा है बच्चों क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा, यानी क्या हो जाएगा ये I2 हो जाएगा और यस, और इसकी वैल्यू 0 के बराबर, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा I1 Q इक्वल टू I2 इंटू यस। इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर क्या 2, ठीक है। यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब कुछ करना नहीं है बच्चों, केवल इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड दे देंगे। चलिए वह चीज़ हम यहाँ समझ लेते हैं साइड में। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से, ठीक है। 1 में 2 से भाग देंगे आप, यानी I1 और क्या है ये P है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा ये I1 Q हो जाएगा इक्वल टू I2 और R, और डिवाइड में बच्चों हो जाएगा हमारा ये क्या I2 इंटू यस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, और हमको मिलेगा P अपान Q इक्वल टू R बाई यस। और यही बच्चों किसी हीट स्टोन सेतु के संतुलन की कंडीशन होती है, ठीक है। और इसमें से यदि मान लीजिए हमको किसी एक प्रतिरोध का मान नहीं पता है तो उस प्रतिरोध का मान अन्य जो ज्ञात प्रतिरोध है उसके पदों में ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे कि यदि मान लीजिए कि यह जो यस है यह अज्ञात है, क्या है बच्चों ये अज्ञात प्रतिरोध, तो इसका मान जो शेष प्रतिरोध ज्ञात है उसके पदों में ज्ञात किया जा सकता है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ यस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जब यस इधर चला जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, यानी R इंटू क्यू अपान पी। यानी यहाँ से हम लोग जो ज्ञात प्रतिरोध है जो अज्ञात प्रतिरोध है वह ज्ञात प्रतिरोध के मानों में उसके पदों में ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में लेके मौजूद होंगे, और इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। हम साइड हट जाते हैं।